बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम जो कल आपको क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनको हम ज़रा क्विक वेरीफाई कर लें जो आपने उनको सॉल्व किया होगा। लिखा हुआ है योर बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 30 December 2005 which failed to agree by ₹210 a shortage on credit side of the ट्रायल बैलेंस डिसएग्री था। वालेकुम सलाम। 210 से शॉर्ट था, शॉर्टेज कहाँ थी? क्रेडिट साइड पर। क्या ओपन कर लिया? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पर कि दिसंबर 31 2005 खत्म होने के बाद इन एरर्स को आप रेक्टिफाई कर रहे हैं जनवरी 2006 में। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इन एरर्स को रेक्टिफाई किए बगैर ही आपने प्रॉफिट लॉस बना लिया है, तो प्रॉफिट आ गया है, वो प्रॉफिट रॉन्ग है। तो अगर ये एरर्स रेक्टिफाई होते हैं तो फिर उस प्रॉफिट में भी क्या आनी चाहिए? करेक्शन आनी चाहिए। सवाल क्या, दो तरीके हैं ना, या तो आप ट्रायल बैलेंस करेक्ट कर लें फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लें, प्रॉफिट खुद ब खुद ठीक आएगा। तो आप अपने आप से एक सवाल करें, आप एरर्स रेक्टिफाई कब कर रहे हैं? आप एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं प्रॉफिट निकालने के बाद या प्रॉफिट निकालने से पहले? ये एक सवाल अपने आप से कीजिए लाजमी सब लोग, ठीक है ना? ना तो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट आ चुका है तो मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है, एसओएफपी बन चुकी है। तो अगर हमें कोई ऐसा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है जिसमें एसओएफपी बनानी पड़ती है और वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता और उसमें सस्पेंस अकाउंट होता है, और अगर वो सस्पेंस अकाउंट रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हमें सस्पेंस को कहाँ दिखाना है? ऑब्वियसली सस्पेंस एसओएफपी में पेयर होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो सबसे आखिर में आएगा एसेट साइड पर, और अगर क्रेडिट बैलेंस है सबसे आखिर में आएगा कहाँ पर? इक्विटी और लायबिलिटी साइड पर। लेकिन अगर सस्पेंस का मामला रिजॉल्व हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है। सस्पेंस खत्म होकर जो भी बैलेंसेस होंगे वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ बहुत तवज्जो। इन जनवरी 2006 the following errors made in 2005 were found. Sales day book had been undercast by ₹200। तो सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो गई है, मतलब सेल्स डे बुक का टोटल अंडरकास्ट हो गया है। तो अगर सेल्स डे बुक का टोटल अंडरकास्ट हो गया तो सेल्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो 200 से कम है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करें 200 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें। यस और नो? और जब तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हम कंट्रोल अकाउंट का अजम्पशन नहीं लेंगे। ओके, यस और नो? बोलिए जल्दी, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, उसके बाद sales of ₹610 to T Ventura had been debited in error to T Ventura's account। तो भाई गुड्स बेची हैं, तो गुड्स बेचकर एंट्री सेल लेजर में कैसे पहुंचती है? बगैर सेल्स डे बुक में जाए तो एंट्री पहुंच ही नहीं सकती। तो एंट्री सेल्स डे बुक में है, सेल्स डे बुक में तो टोटल में है, टोटल में है तो सेल्स के अकाउंट में है, लेकिन कॉलम से टी वेंटूरा के अकाउंट में चली गई बजाय किसके? टी वेंचूरा के अकाउंट में चली गई बजाय किसके? टी वेंटूरा के। तब क्या करें भाई? टी वेंचूरा का अकाउंट क्रेडिट कर दें और टी वेंटूरा का अकाउंट क्या कर दें? डेबिट कर दें, बस दैट्स ऑल। एरर ऑफ कमीशन हो गया, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। सेल लेजर टू सेल लेजर एंट्री बन रही है, सही है ना? अच्छा, अब उसके बाद क्या है? नंबर थर्ड, रेंट अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹90। रेंट अकाउंट अंडरकास्ट हुआ है 90 से, यानी रेंट अकाउंट में जो एंट्री पहुंची है वो 90 से कम पहुंची है। तो गलती सिर्फ रेंट अकाउंट में है। अब मुझसे सवाल हुआ कि रेंट अकाउंट का मतलब क्या है? तो भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो कि रेंट अकाउंट का मतलब क्या और ट्रायल बैलेंस देखें, तो ट्रायल बैलेंस में अगर रेंट डेबिट साइड पे लिखा हो तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखा हो तो इनकम है। लेकिन सर यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं है ना कौन सा रेंट अकाउंट है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कॉमनली जो रेंट अकाउंट अवेलेबल होता है किसी भी बिजनेस में वो कौन सा होता है? रेंट एक्सपेंस होता है, रेंट इनकम होता है? एक्सपेंस होता है। जबरदस्त, बेहतरीन। तो लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसको एक्सपेंस अकाउंट मानना पड़ेगा। तो अब क्या करें? रेंट अकाउंट अगर 90 से कम है तो अब उसको बढ़ाएं कैसे? डेबिट करके।
तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यस और नो? रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 90 से, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। डिस्काउंट अलाउड को आपने 100 से ज्यादा डेबिट कर दिया है। कहां पर? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो डेबिट साइड 100 से बढ़ गई है, क्या कर दें? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट कर दें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें, यस और नो? बोलिए। एंड द लास्ट वन, sale of a computer at a net book value had been credited in error to the sales account as ₹230। क्या बेचा? कंप्यूटर बेचा। किस पे बेचा? WDV बेचा, नेट बुक वैल्यू पे बेचा, नो गेन नो लॉस, यस और नो? भाई डिस्पोजल आता है ना, भूल तो नहीं गए ना? अच्छा जनाब आगे, तो भाई सवाल है कि एंट्री जर्नल लेजर में सेल अकाउंट तक पहुंची कैसे? कैश बुक से होते हुए पहुंची ना। कैशियर बैंक डेबिट हुआ होगा 230 से, होना चाहिए था कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट, गलती से क्या क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें 230 से, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट कर दें 230, दैट्स ऑल। सही है जनाब। तो एंट्री नंबर 2 और 5 में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, बाकी तमाम एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप बना लेंगे सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अब इस प्रॉफिट को करेक्ट करने की बात कर लें, तो सेल्स जब 200 से बढ़ाई, प्रॉफिट 200 से बढ़ गया, 31,600 हो गया। इस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू और एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है फिलहाल। रेंट अकाउंट जब 90 से बढ़ाया तो एक्सपेंस 90 से बढ़ा, एक्सपेंस 90 से बढ़ने से 31,400 में पहले 200 प्लस किए थे, अब 90 का कर दें माइनस कर दें तो ये जाएगा 31,510, यस और? उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। डिस्काउंट अलाउड क्या कर दिया आपने? कम किया, तो डिस्काउंट अलाउड कम होने से एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, ये बैलेंस हो गया 31,610। और जब सेल ऑफ कंप्यूटर एट नेट बुक वैल्यू आपने गलती से सेल रिकॉर्ड कर दी थी, अब अगर आप 230 से सेल रिवर्स करेंगे तो 31,610 में से अगर आप क्या करते हैं 200 निकालते तो बचते हैं 410, और 410 में से निकालते हैं 30 तो बचते हैं 380, तो 31,380, यस और नो? यही करेक्ट प्रॉफिट है, यही आपके पास आंसर है। चले ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। You have extracted a trial balance and drawn up accounts for the year ended 31st December 2007. There was a shortage of 78 on the credit side of the trial balance. क्रेडिट साइड पर 78 से शॉर्टेज है, सस्पेंस अकाउंट खुला है क्रेडिट साइड पर। During 2008, the following errors made in 2007 were found. ₹215 received from sale of old office equipment has been entered in the sales account. वही एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, बजाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट करने के सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। फिर वही पूछता हूँ बार बार कि भाई ये सोचो एंट्री सेल अकाउंट तक जर्नल लेजर तक कैसे पहुंची? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से होकर पहुंची ना भाई। तो कंफर्म कैशियर बैंक तो डेबिट हुआ होगा ना, गलती से सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया बजाय किसके? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट करने के। सेल अकाउंट डेबिट कर दो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दो। क्या कहते हो? जवाब दो सब लोग। बेटा जिन लोगों ने नहीं किया साथ साथ एंट्री बना ले, फायदे में रहेंगे। बोलता जा रहा हूं, एंट्री बनाते जाइए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वन,
परचेज डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय ₹10। परचेज डे बुक ओवरकास्ट हुई है मतलब परचेज डे बुक का टोटल ओवरकास्ट हुआ है। परचेज डे बुक अगर टोटल 10 से ज्यादा है तो परचेज अकाउंट 10 से ज्यादा डेबिट हुआ है। क्या कर दें, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें। क्या ख्याल है? ठीक है, जो बात पहुंच जाए उस पर रिस्पॉन्स दे दिया करें। परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें। सस्पेंस अकाउंट आएगा ना, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है, कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन, a private check sorry a private purchase of ₹140 had been included in business purchases। आपने कुछ चीजें परचेज करी अपने जाती इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो गलती से डेबिट हो गई कहां पर, परचेज में। अब क्या करें भाई, परचेजेस क्रेडिट कर दें, ड्राइंग्स डेबिट कर दें। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है भाई, ख्याल रखना। सस्पेंस वहां आता है जहां डबल एंट्री प्रॉपर ना बने। देखो फिर वही सोचना है कि एंट्री परचेज अकाउंट तक पहुंची कैसे, पेमेंट गई होगी कैश बुक में, वहां ड्राइंग का रेफरेंस आने के बजाय परचेज का रेफरेंस आ गया होगा। अब परचेज गलत है, परचेज क्रेडिट कर दो, ड्राइंग्स डेबिट कर दो, दैट्स ऑल। ऐसा ही ना। अच्छा जी, उसके बाद बैंक चार्जेस ₹22 entered in the cash book have not posted to the bank charges account। बैंक चार्जेस की वजह से कैश बुक में आपने एंट्री बना दी है, 22 से बैंक क्रेडिट कर दिया है, लेकिन उसको कैश बुक से जर्नल लेजर में बैंक चार्जेस के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो डेबिट साइड शॉर्ट हो गई है। क्या करें, बैंक चार्जेस डेबिट करें, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दें। सही है। अच्छा, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स टू के लैम्प ₹230 was correctly entered in the sales book but entered in personal account as ₹230। गुड्स बेची केएलएम को, सेल्स डे बुक में करेक्टली इंटर किया है कितने से, 230 से, तो टोटल का पार्ट बना है 230 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 230 से, लेकिन गलती से सेल्स लेजर में के लैम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 320। तो डबल एंट्री डिफरेंट अमाउंट से बनी ना, मतलब अब सस्पेंस आएगा ना। यानी एंट्री बनी के लैम डेबिट 320 से, सेल्स क्रेडिट 230 से, तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे 90 का। सस्पेंस अकाउंट क्या कर दें, के लैम क्रेडिट कर दें 90 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें 90 से। यस और क्या कहते, बोलिए। अब क्या होगा जनाब, उसके बाद शो द रिक्वेस्टेड जर्नल एंट्री, सारी पढ़ दी मैंने। राइट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, और करेक्ट कर दें नेट प्रॉफिट। चलें जी, नेट प्रॉफिट करेक्ट कर लें। सेल्स कम की आपने 215 से, 28,400 में से क्या करें 215 माइनस कर दें। परचेज को ओवरकास्ट किया तो 10 से, परचेज कम होने से एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट 10 से बढ़ गया। प्राइवेट चेक था 140 का, गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया, परचेज कम होने से प्रॉफिट में 140 का इजाफा हो गया। बैंक चार्जेस अब तक चार्ज नहीं हुए तो चार्ज करें, बैंक चार्जेस डेबिट किया, प्रॉफिट में 22 रुपए की कमी आ गई। और गुड्स बेची किसको, केएलएम को, सेल तो बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ था, गलती केएलएम के अकाउंट में थी, तो केएलएम का अकाउंट तो एसेट है, उसका प्रॉफिट लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है जब तक कि उस पर कोई प्रोविजन का इम्पैक्ट ना हो। ठीक है ना, तो ये आपके सामने है बेटा। तो ये बैलेंस भी आपके सामने, कोई मसला हो तो बोलिए, कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया होगा, सबसे छोटा क्वेश्चन है।
trial balance was extracted from the books of V. Baker and it's found that that debit side exceeded credit side by rupees 40. This amount was entered in suspense account. अब देखें क्वेश्चन नंबर A5 में कंट्रोल अकाउंट का तस्करा है. इट मींस दैट कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड. अब इससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाने जा रहा हूं. वैसे तो आपने कर लिया ये क्वेश्चन, अंदाजे से भी कर लिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं किया. देखो समझना बात को. B point 2 point पढ़ो. An amount paid to B Simpkins was debited to control account as 98 instead of rupees 89. तो एंट्री पढ़ के कंट्रोल अकाउंट का तस्करा पढ़ने को मिल गया ना. तो अब अजम्पशन क्या लेनी होगी बेटा? अब अजम्पशन क्या लेनी होगी? कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन और नॉट मेंटेन. बताओ, रिस्पॉन्स दो. अब अजम्पशन क्या लेनी होगी? कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन. अब जरा गौर करना. परचेजेस वर ओवर सम बाय रुपीज 20. परचेज को आपने ज्यादा 20 से ओवर सम कर दिया है, तो एंट्री इसकी अभी भी वही रहेगी. परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे. सर आपने तो कहा था जब कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा तो इस एंट्री में सस्पेंस नहीं आएगा. तो बेटा मेरी बात गौर से सुनो. यहाँ पर परचेज डे बुक ओवर कास्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ परचेजेस ओवर सम बाय रुपीज 20 लिखा हुआ है. जरा अल्फाजों पे गौर करो. अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज डे बुक वॉज ओवरकास्ट, तो फिर गलती परचेज अकाउंट में भी होती और कंट्रोल अकाउंट में भी होती, फिर सस्पेंस नहीं आता. लेकिन यहां सिर्फ बात परचेज की गई है कि परचेज को आपने 20 से ज्यादा लिख दिया है, वजह नहीं बताई. अब कहां लिख दिया है? ट्रायल बैलेंस में लिख दिया है. कहां लिख दिया है? परचेज अकाउंट में लिख दिया है. तो अगर परचेज अकाउंट में 20 से ज्यादा लिख दिया और कंट्रोल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर तो सस्पेंस आना चाहिए ना इस केस में. हाँ, अगर यहां पर लिखा होता परचेज डे बुक वाज ओवरकास्टेड बाय रुपीज 20, तो फिर मैं एंट्री बनाता परचेज अकाउंट क्रेडिट, CLCA डेबिट. क्यों? क्योंकि मेरी अप्रोच होती कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड. लेकिन स्टिल मैं एंट्री बनाऊंगा परचेजेस क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि गलती सिर्फ परचेज अकाउंट में है. गलती सिर्फ परचेज अकाउंट के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में रखने में है. ट्रायल बैलेंस के अंदर जो परचेज का बैलेंस रखा हुआ है 20 से ज्यादा है. ठीक है ना? बात समझ में आती है? अच्छा जी. उसके बाद एन अमाउंट पेड टू बी सिम्किंस was debited to control account as 98 instead of 19. बी सिम्किन को आप पेमेंट कर रहे हैं, ये कौन होगा? ये आपका सप्लायर होगा. तो ये पेमेंट जानी चाहिए CLCA में. कितने से? 89 से. चली गई है कितने से? 98 से. जवाब दें. तो कंट्रोल अकाउंट में पेमेंट कैसे जाती है? कैश बुक से सम करके. तो अगर कैश बुक में सम करेक्ट है तो कैशिया बैंक तो सही क्रेडिट हो गया. तो कैशिया बैंक तो 89 से क्रेडिट हुआ है. कंट्रोल अकाउंट गलती से 98 से डेबिट हो गया. तो 89 और 98 का डिफरेंस कितना है? 9 का. क्या करेंगे? CLCA क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे. CLCA क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट. सही है? बताइए. उसके बाद देखो, सेल्स वर अंडर सम बाय 11. सेल को आपने 11 से कम लिखा है.
अब फिर सुनो, सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्टेड नहीं लिखा हुआ। अगर ये सेल्स डे बुक अंडरकास्टेड लिखा होता तो मतलब सेल्स डे बुक का टोटल गलत होता, टोटल गलत होता तो सेल्स का अकाउंट गलत होता और कंट्रोल अकाउंट भी गलत होता क्योंकि मेंटेन हो रहा है, फिर सस्पेंस नहीं आता। ये बोल रहा है कि तुमने ट्रायल बैलेंस में सेल्स की वैल्यू रखी है वो 11 से कम लिख दी है, तो क्या करो, ट्रायल बैलेंस में सेल्स की वैल्यू को बढ़ा दो, कितने से, 11 से, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप कर रहा हूं ना बेटा, उसको अच्छी तरह सुने, ये मजाक बातें नहीं है। अगर आपने बातें पिक कर ली बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद A6 the trial balance of N. Ahmed on March 31, 1993 did not balance. The difference was transferred to a suspense account and it was decided to proceed with the preparation of draft annual accounts. After these accounts were completed, the following errors were discovered. उन्होंने बोला भाई अकाउंट बना लेते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, प्रॉफिट करेक्ट कर लेंगे। सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, बहुत तवज्जो से आपने देखना और समझना है क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी। तो जो चीजें जीपी से पहले चार्ज होती हैं, सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, इनके इफेक्ट जीपी पर भी आएंगे और एनपी पर भी आएंगे। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा। नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू चेंज करेंगे तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? रिस्पॉन्स दें प्लीज। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेंसेस जीपी के बाद चार्ज होते हैं उनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर आएगा? नेट प्रॉफिट पर आएगा। तो एक दफा अच्छे तरीके से इसको सीखिएगा बेटा। सही है। नाउ सेल्स डे बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के महीने की सेल्स डे बुक कितने से अंडरकास्ट हुई है? 300 से। जवाब दें। तो सेल्स डे बुक का टोटल गलत, तो सेल्स अकाउंट गलत। तो सेल्स अकाउंट 300 से शॉर्ट है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 300 से शॉर्ट है। क्या करें? सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं। यस और सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट नहीं, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सेल्स बुक अंडर कास्ट हुई है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 300। सही है। ये एरर नंबर ए रेक्टिफाई कर लिया आप। ओके, नाउ बहुत तवज्जो। डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹46। ये बताइए डिस्काउंट अलाउड कहां से उठाएंगे आप? डिस्काउंट अलाउड के कॉलम से उसका टोटल करने के बाद, ताकि आप उसको ले जाएं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड पर।
डिस्काउंट अलाउड कितना है, 46 है। हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एज 64। कमाल एंट्री ना बेटा। डिस्काउंट अलाउड का सम 46 है, जाना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड पर 46 से, नहीं लेकर गए। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट ना करने से डेबिट साइड कितने से शॉर्ट हो गई बेटा, 46 से। डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट नहीं हुआ ना, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट नहीं हुआ ना। अच्छा जी, डिस्काउंट और उल्टा क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करके आपने क्रेडिट साइड को और 64 से बढ़ा दिया, डेबिट साइड को 64 से मजीद शॉर्ट कर दिया। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, क्या कहते हैं आप सब। ऐसा ही है। क्या 2 बार भाई, एंट्री क्या बननी चाहिए आप मुझे बताइए। क्योंकि जहां आपको प्रॉब्लम हो थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ी मेहनत करें, मसला हल हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, मसला हो जाएगा। सोचें करेक्ट एंट्री। अभी तो एरर्स की लेवल ही अलग आगे आनी है, आपने देखे नहीं वो एरर्स अभी तक। करेक्ट एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड कॉलम से एंट्री जाती है डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम की गलती तो नहीं है, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 46 से। सही है जी। और अगर टोटल ठीक है तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होना चाहिए, कितने थे, 46। तो कौन सी एंट्री है करेक्ट एंट्री। और एरर, तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में कोई गलती नहीं है। अगर कॉलम में गलती नहीं है तो मानना पड़ेगा डेटर अकाउंट तो बिल्कुल ठीक क्रेडिट हुआ होगा। फोर्टी सिक्स सही है। लेकिन गलती से आप डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने के बजाय डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का कर दिया। सिक्सटी फोर से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या हो, डेटर भी क्रेडिट किया आपने, डिस्काउंट सी भी क्रेडिट किया, तो डेबिट साइड शॉर्ट हो गई कितने से, 110 से। सस्पेंस अकाउंट 110, क्या कहते हैं। अब परफॉर्म करते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन, देखें ये एंट्री रॉन्ग है, इसको डेबिट करें। ये एंट्री पास ही नहीं हुई, इसको भी डेबिट करें। और इसके बदले खत्म कर दें इसको सस्पेंस अकाउंट। तो बड़ी आसान सी चीज है, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी कर लेंगे जहां फंसते हैं तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 46 से जो रिकॉर्ड होना चाहिए था। डिस्काउंट रिसीव डेबिट जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ था उसको खत्म कर दिया।
एंड व्हाट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 110 से। सही है। उसके बाद ये एंट्री में यहां बना देता ना रेक्टिफिकेशन की बी की वाली जगह पर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, 46, 64, 110। ठीक है जी, बताइए। उसके बाद वेजेस ऑफ ₹69 फॉर इरेक्शन ऑफ शेल्फ, शेल्फ मतलब फर्नीचर। तो अगर आप फर्नीचर बनाने के लिए मजदूरी दे रहे हैं किसको, लेबर को, तो वो फर्नीचर बनाने की कॉस्ट का पार्ट होगा ना, कि भाई ये फर्नीचर आपको बन के कितने का पड़ा, तो ये 69 के वेजेस जो है फर्नीचर की कॉस्ट का पार्ट बनने चाहिए। इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ने के लिए कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मैंने एक आपको FR1 का लिंक दिया था और कहा था आप क्या करें, एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ ऐड होगा, या वहां से सीखें। अगर आपको याद हो दोबारा उसको रिकॉल कर लीजिएगा, उसका सवाल आ सकता है। हाँ जी। तो ये 69 रुपीज जो है वो शेल्फ यानी फर्नीचर की कॉस्ट का पार्ट बनने चाहिए, लेकिन हैड बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट एज 96। गलती से आपने वेजेस अकाउंट में 96 से डेबिट कर दिया। ये बिल्कुल FR1 वाला सही है। क्या करें बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए। क्या करेंगे, तो वेजेस अकाउंट गलत डेबिट हुआ है, सिंपल वे है। वेजेस अकाउंट रॉन्ग डेबिट हुआ, जितने अमाउंट से हुआ है वो भी रॉन्ग, मतलब जो भी डेबिट हुआ रॉन्ग हुआ है। वेजेस क्रेडिट कर दें 96 से, शेल्फ यानी कि फर्नीचर डेबिट कर दें 69 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट करें डिफरेंस है। यस, कितना डिफरेंस, 27। चलें जनाब, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद defective furniture and fitting costing 124 returned to furniture suppliers limited had been recorded in the goods in the books as goods purchased। फर्नीचर फिटिंग आपने वापस की है 124 से फर्नीचर सप्लाईज को, लेकिन गलती से आपने उनको रिकॉर्ड कर दिया गुड्स परचेज्ड। यानी फर्नीचर फिटिंग वापस की है लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर लिया गुड्स परचेज। तो अब क्या करें भाई, परचेज रिवर्स कर दें। आप एंट्री बनाए क्रिएटर अकाउंट डेबिट, कहां पर,
परचेज लेजर में, ठीक है। परचेज क्रेडिट अमाउंट कितना है, तो परचेज रिकॉर्ड किया, परचेज रिवर्स कर दें 124 124। अब आपने क्या वापस किया, फर्नीचर, तो फर्नीचर की एंट्री पास करें। फर्नीचर क्रेडिट कर दें कितने से, 124 से। और जिससे खरीदा था अगर उसके नाम की लायबिलिटी बनी हुई है तो उसके नाम को डेबिट कर दें, और उसका नाम क्या है, फर्नीचर सप्लायर्स। हो सकता है आपने परचेज के अंदर भी फर्नीचर सप्लायर्स के नाम से अकाउंट खोल लिया हो, तो आप चाहें तो फर्नीचर सप्लायर्स के नाम से ही दोनों एंट्री बना सकते हैं कंबाइन मिलाकर, 124 और 124 248। ठीक है जी, तो मुश्किल बात तो नहीं है, इस एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं आएगा। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ न्यू वैन 5000 हैड बीन डेबिट टू परचेज अकाउंट। नई वैन खरीदी है, गलती से आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है बजाय किसके, वैन अकाउंट में। तो सिंपल वे, वैन अकाउंट डेबिट करें और परचेजेस अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें 5000 से। उसके बाद a payment of rupees 120 for repairs to motor van had been debited to motor van's account। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपने मोटर वैन को रिपेयर करवाया, गलती से उसको मोटर वैन अकाउंट में डेबिट कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए था, ये जर्नल आपका क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो क्या करें, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करें, वैन अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, मोटर वैन अकाउंट कितने से, 120 से। देखिए हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस डिफरेंस, कैरी आउट द रेक्टिफिकेशन एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन तो परफॉर्म कर चुके हैं, हाँ ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होता है उसको रखते हैं बैलेंस बीडी के तौर पर, और अगर हमने तमाम एरर्स को सही रेक्टिफाई किया है तो वो रेक्टिफाई करने की वजह से वो बैलेंस बीडी खत्म हो जाता। अब अगर हम सारे एरर्स के इफेक्ट ले लेते हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो जो डिफरेंस बचता है अज्यूम कर लें वही बैलेंस बीडी है, और जो बैलेंस बीडी है सस्पेंस अकाउंट का वही ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है। यस और नो बोलिए, क्या कहते हैं, समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो जरा देख लीजिए इफेक्ट इसका भी। अगर हम यहाँ बना लेते हैं क्या, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। तो पहली एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 300 से। एक एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, पता नहीं बैलेंस बीडी किस तरफ आ जाए, मुझे पता नहीं। दूसरी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि टी अकाउंट में कभी एंट्री कंपाउंड नहीं जाती, अलग अलग जाती है, सिंपल एंट्री बन गई। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है 46 से, सस्पेंस अकाउंट डिस्काउंट अलाउड की वजह से क्रेडिट हुआ है 46। तो यहाँ रेफरेंस आएगा डिस्काउंट अलाउड का। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से,
64 से डिस्काउंट रिसीव डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, फिर उसके बाद वेजेस अकाउंट क्रेडिट किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है 27 से, फिर उसके बाद आगे कहीं भी आपके पास जो है वो डेबिट साइड पे बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम है, तो जो शॉर्टेज है क्रेडिट साइड पे वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बीडी है। तो जरा 327 में से 110 माइनस कर दें तो आपका बैलेंस बीडी बनता है 217 क्रेडिट साइड पर। यानी क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज थी ट्रायल बैलेंस में 217 से, ठीक है ना। आपका ट्रायल बैलेंस 217 से क्या था, शॉर्ट था। यस और नो, बोलिए। ऐसा ही है ना, बताइए। ठीक है, तो ये आपको ट्रायल बैलेंस भी मिल गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को करेक्ट कर लेते हैं जनाब। तो एक तरफ रखा आपने ग्रॉस प्रॉफिट, एक तरफ रखा आपने नेट प्रॉफिट। जिस चीज का इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पर है ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पर भी है। लेकिन जो चीज जीपी के बाद चार्ज होती है, जीपी के बाद ऐड होती है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट पर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहले एंट्री है उसमें सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, 25,876 ये ग्रॉस प्रॉफिट है, 9,124 नेट प्रॉफिट। तो आपने कहा 25,876 और आपने कहा 9,124, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर करेक्शन। और सबसे पहले क्या आ रहा है, इंक्रीज इन सेल्स। 300 से सेल बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, क्योंकि सेल्स जीपी से पहले का आइटम है। यस सर। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव जो है वो जीपी के बाद का आइटम है। यस और नो। इंक्रीज इन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज हुआ है, जो कि आमतौर पर चार्ज होता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कितने से, 46 से। 46 से उसने आपके नेट प्रॉफिट को कम कर दिया। और साथ साथ डिस्काउंट रिसीव डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन
डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट सी डिक्रीज करने से क्या हो गया, जीपी के बाद वाला इफेक्ट कम हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट कम हो गया। उसके बाद आपने सी एंट्री में वेजेस अकाउंट कम कर दिया 96 से, डिक्रीज इन एक्सपेंस या वेजेस कितने से, 96। उसके बाद जो आपने डी वाली एंट्री बनाई है, इसमें आपने क्या किया है, इसने आपने परचेजेस कम किए। तो परचेज का कम होना, ग्रॉस प्रॉफिट का, परचेज का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, और कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना, ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना नेट प्रॉफिट का बढ़ना, तो इफेक्ट दोनों जगह पे आना चाहिए। तब लिखें डिक्रीज इन परचेजेस। परचेज डिक्रीज हुआ है कितने से, 124 से। उसके बाद वैन अकाउंट आपने डेबिट किया है 5000 से, फिर परचेज डिक्रीज किया, डिक्रीज इन परचेजेस। पांच हजार से। उसके बाद क्या हुआ जनाब, एफ पॉइंट में आपने रिपेयर एक्सपेंस चार्ज किया है, इंक्रीज इन रिपेयर्स कितने से, 120। तो ये चार्ज हो रहा है जीपी के बाद नेट प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ, बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्ट वैल्यू क्या है और नेट प्रॉफिट की करेक्ट वैल्यू क्या है। 31,300। और 14,414। यस सर। यस सर। अब आपसे एक सवाल पूछूं, उसका जवाब देंगे। ये बताइए, इस 25,876 और 9,124 का डिफरेंस क्या हुआ। भाई डिफरेंस अमाउंट में तो बता दिया आपने, ये 16,752, ये है क्या, व्हाट इज दिस 16,752। यस, एक्सपेंसेस जबरदस्त। अदर इनकम है, अदर इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, एक्सपेंस हुआ ना ये, नेट प्रॉफिट कम है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। पक्का ये एक्सपेंस ही है। हाँ, मे बी इसमें किसी अदर इनकम का इफेक्ट हुआ हो,
तो अगर आप नेट निकालेंगे तो अदर इनकम ने इस एक्सपेंस के बैलेंस को कम किया हुआ होगा, तो मे बी इसके अंदर से अदर इनकम नेट हुई भी हो, शायद हो सकता है। सही है, एक काम करते हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस निकालते हैं। वो एक्सपेंसेस जो जीपी के बाद चार्ज होते हैं। एक्सपेंसेस बिफोर करेक्शन, कितना अमाउंट बताया आपने एक्सपेंसेस का? डिफरेंस क्या बताया आपने? 25,876 और 9,124 का। तो एक्सपेंसेस बिफोर करेक्शन कितने हुए? 16,752। तो बेटा एक्सपेंस में एक्सपेंस प्लस होता है, एक्सपेंस से इनकम क्या होती है? माइनस होती है। यस और नो? एक्सपेंस पहले सारे सम होते हैं फिर लेस होते हैं ना, सही है ना? अब आप सारे वो इम्पैक्ट लें जो आफ्टर जीपी एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज हुआ, कितने थे? 46 से। तो 46 से डिस्काउंट अलाउड बढ़ने से एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया। तो 46 से आपका एक्सपेंस बढ़ गया। डिस्काउंट सिर्फ इनकम था, उसने इस एक्सपेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया हुआ था। अब अगर डिस्काउंट सिर्फ रिवर्स होगा तो उससे इस एक्सपेंस में क्या होगा? इजाफा होगा। 64 से। उसके बाद वेजेस आपने डिक्रीज किए, तो वेजेस अगर अब एक्सपेंस नहीं है तो उसको एक्सपेंस से अलग कर दें 96 से। उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स कितने से आपने चार्ज किया? 120 से। तो क्योंकि प्रॉफिट पे रिपेयर्स का इम्पैक्ट नेगेटिव है, लेकिन एक्सपेंस एक्सपेंस में क्या होगा? प्लस होगा। तो अगर आप 120 से मजीद एक्सपेंस चार्ज करते हैं तो आपका एक्सपेंस एक्सपेंस प्लस होता है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस? 16,886। Now do what? 31,300 is correct expense, correct gross profit। अगर आप करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से करेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे तो करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, चेक कर लो। 31,300 करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट है। करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से करेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर ले तो इम्पैक्ट चेक कीजिए, इसके बराबर आएगा। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। कुछ समझे बात या नहीं? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा और आप इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मजीद होमवर्क कर लें, फिर इसके मजीद लेवल क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं आपसे। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।